प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन चलाएंगे हम लोग, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाला एकमात्र बैच है ये। हर बैच में एक आया बोलेंगे, बेहतरीन बैच जब ही है तो इसको ना बोलेंगे। हर बैच में बैठता है तू लोग, तो नल्ला का काम ही क्या है? जब हर बैच में बैठता है तो खलियार आदमी का काम क्या है? प्रेपोजिशन आज स्टार्ट होगा और ट्यूसडे को समाप्त हो जाएगा। 3 क्लास हम लोगों का चलेगा प्रेपोजिशन का, आज, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। फॉर फ्यूचर में ये बैच का टाइमिंग जो है 4 बजे से हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में, तो उसके लिए भी मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे। मतलब जब भी, चूंकि 7 बजे को करूँगा 6 बजे और 5 बजे को करूँगा 4 बजे, तो जब करूँगा तो बता दूंगा, अभी तो हो ही नहीं रहा। जब तक पीछे नहीं हो रहा तो आगे कैसे होगा? आगे पीछे दोनों ना करना पड़ेगा। हाँ, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी 7 बजे नहीं हो रहा है तो 5 बजे भी तो नहीं हो सकता, बात है। चलिए फटाफट हम लोग क्लास समाप्त करें। बुधवार से फिर हम लोग एक नए सिरे से 10 से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके साथ नए बच्चे भी जुड़ जाएंगे, नए बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जा प्रतीक को भेजना। प्रेपोजिशन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये। यह बच्चों के लिए सबसे टफेस्ट पार्ट होता है और बच्चों को ये टफ लगता है। प्रेपोजिशन बेसिकली जो क्लास है, इसमें हम लोगों को फुल क्लास करने के लिए 3 क्लास चाहिए। कल सैटरडे है, कल हम लोग तो प्रेपोजिशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशन पहले ये जानो है क्या चीज, फिर पूछते हैं पढ़ते क्यों है इसको, इसकी जरूरत क्या है भाई, ना पढ़े तो क्या बिना पढ़े काम चल जाएगा, ये जानना है। प्रेपोजिशन क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है और ये होता क्या है, हर चीज जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक बच्चों की तरह जाने, हमने लिखा कि एक वर्ड लिखा कि टेबल, क्या लिखा, टेबल। अब टेबल के बाद लिख दिया पर, जो टेबल अकेले किसी काम का नहीं तो लिख दिया पर। अब टेबल पर कुछ भी रख दिया कि टेबल पर गिलास, टेबल पर किताब। अब टेबल क्या है, तुम्हारा नाउन है, पर क्या है ये जानना है कि आखिर जो पर वर्ड है ये पर है क्या चीज। तो पर प्रेपोजिशन कहां है, प्रे का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो स्थिति कब की, पहले की। तो पहले तो है नहीं, बाद में। इसका मतलब कि पोजीशन 2 होता है, एक पोजीशन प्री और एक पोजीशन होता है पोस्ट। तो आप बताओ टेबल पर ये प्री है कि पोस्ट है, पोस्ट है, यानी ये बाद में आया। इसका मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भिन्न होते हैं। हिंदी में होता है पोस्ट पोजीशन और इसी को तुम अंग्रेजी में लाओगे तो हो जाएगा ऑन
टेबल, चाहो तो द लगा दो, ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बोलो प्री हुआ कि नहीं हुआ, इसी को अंग्रेजी में कनेक्टर्स कहते हैं, जोड़ने वाला। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए आता है तो ऑन द टेबल, तो यहाँ हो गया प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जब नाउन के पहले, टेबल क्या नाउन, यानी प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ रहा है, तो क्या नाउन से पहले रहने का काम प्रेपोजिशन करता है कि एडजेक्टिव करता है? एडजेक्टिव करता है। अब हम बोले टेबल पर किताब, अब किताब भी नाउन है, तो ऑन द बुक तो बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक नाउन, टेबल नाउन, दोनों को जोड़ने के लिए ऑन आया है। ये पर देखो जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा? अगर पर नहीं होता तो क्या होता? टेबल किताब है, तो टेबल पर किताब है, दो नाउन को जोड़ रहा है, तो क्या प्रीपोजिशन कंजंक्शन है? दो प्रश्न उठ गया। एक प्रीपोजिशन क्या एडजेक्टिव है, दूसरा प्रश्न उठ गया क्या प्रीपोजिशन कंजंक्शन है? क्या प्रीपोजिशन कंजंक्शन है? तो यहां दो प्रश्न उठ गया कि प्रीपोजिशन कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है क्या चीज? तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन है कुछ नहीं, एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो लिखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to, preposition is a word which is used to, preposition is a word which is used to establish a relation, preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns. Preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns. Preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns. Preposition वह शब्द है जो दो नाउन के बीच में रिलेशन को establish करता है। Preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns. दो नाउन के बीच में रिलेशन को establish करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन ना तो एडजेक्टिव है और ना ही कंजंक्शन है, ये दो नाउन के बीच में एक रिलेशन बताने वाला शब्द है। क्या है बाबू? रिलेशन बताने वाला शब्द है, यानी रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। क्लियर? नीचे लिखो प्रीपोजिशन कैन बी स्टडीज अंडर टू वेज। प्रीपोजिशन कैन बी स्टडीज अंडर टू वेज। प्रीपोजिशन को दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। Preposition can be studied under two ways. Two ways, दो तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। फर्स्ट सिंपल, टू वेज, WAYS वेज तरीका सिंपल, और एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। सिंपल का मतलब इसकी संख्या 40 से 50 ऐसे प्रीपोजिशन होंगे, जैसे ऑन हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया, इस तरह के प्रीपोजिशन आपको मिलेगा। बिसाइड हो गया, बिटवीन, इस तरह से टोटल 40 से 50 आपको दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। एक होता है कॉम्प्लेक्स, इसे एक तरह से आप बोलते हो फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स का मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो वर्ड है डील, अब डील के साथ इन भी लगाया, डील के साथ विथ भी लगाया। अब डील के साथ अगर इन लगाया तो हिंदी हो गया व्यापार, डील के साथ विथ लगाया तो हिंदी हो गया व्यवहार। अब व्यापार और व्यवहार, अब देखो कितना आकाश जमीन का अंतर है। अब इसको याद नहीं करोगे तो कौन टीचर जो पढ़ा देगा, कौन किताब सिखा देगा तुमको? अब डील के साथ इन लगाया तो व्यापार करना, डील विथ व्यवहार करना।
अब पढ़ाने से होगा कि रटने से होगा? रटने से होगा। हमने बताया अग्री, अब अग्री के साथ टू लगाओ, अग्री के साथ विथ लगाओ। अगर आप सहमत हैं व्यक्ति से तो एग्री विथ लगाइए, सहमत हैं वस्तु से तो एग्री टू लगाइए। एग्री टू योर प्रपोजल, एग्री विथ यू। बात समझ रहे हो? यहाँ पे वर्ड है अबाइड, अब अवॉइड है तो यहाँ पे बाई लगता है। हिंदी होता है पालन करना, समझ रहे हो? तो इसको क्या कहते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन। तो इसका मैं आपको नोट्स दूंगा, किताब दूंगा, पूरा तैयारी दूंगा, ताकि आप उसको घर बैठ के धीरे धीरे पढ़ते रहें। पहले शुरुआत कहाँ से करूंगा? सिंपल प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन का पूरा किताब मिलेगा आपको, जिसमें 400 से 500 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ पूरा नोट्स मिलेगा, जिसमें सारे प्रीपोजिशन होंगे। ऑफिस से मिल गया होगा, नहीं मिला तो ले लेना ऑफिस से, जाके बोलना कि प्रीपोजिशन का नोट्स दो, देगा आपको, जिसमें 400-500 क्वेश्चन होगा, 400-500 प्रीपोजिशन होगा फिक्स। बस में आया? तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है? तो रेडी बनाए सिंपल प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन को यूज करने में कुछ कॉमन एरर्स हो सकते हैं, और वो कॉमन एरर्स मैं आपको तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। तो हेडिंग बनाए सिंपल कॉमन एरर्स। सिंपल प्रीपोजिशन का सिंपल कॉमन एरर्स, सिंपल प्रीपोजिशन का सिंपल कॉमन एरर्स। प्रीपोजिशन सिंपल है तो कॉमन एरर्स भी सिंपल है। सिंपल कॉमन एरर्स। सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है? और हेडिंग क्या बनाया? सिंपल कॉमन एरर्स। यानी सिंपल कॉमन मिस्टेक क्या हो सकते हैं? तो पहला 2 एग्जाम्पल लिखिए। शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट, शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट, शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड आई। She has complained against Ram and I. She has complained against Ram and I. दूसरा, she has complained against Ram and me. She has complained against Ram and me. Ram and me. तो she has complained against Ram and I. She has complained against Ram and me. अब हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट में कितने लोग? अद्भुत। इस बैच को पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? तो राम एंड आई को काट दो, राम एंड मी को सही करो। कॉन्सेप्ट क्या बना भाई? तो पढ़ा चुका हूं, पहले लिखो। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। तो एक बात समझ में आया भाई कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तब देखो, राम तो सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन आई क्या है? प्योर सब्जेक्ट, तो उसका मी लगाना पड़ेगा। यहां तक, अब तक तो इतना ज्ञान आपको मिल ही गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एग्जाम्पल लिखिए। आई एब्सटेन फ्रॉम, आई एब्सटेन, ABSTAIN, आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोक। आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोक। दूसरा,
I abstain from smoking. 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 हाथ उठाइए. फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट. अद्भुत. तो पहला काटो, दूसरा सही करो. कॉन्सेप्ट क्या निकला भाई? आफ्टर प्रेपोजिशन जेरंड इज यूज्ड. आफ्टर प्रेपोजिशन जेरंड इज यूज्ड. प्रेपोजिशन के बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं. आफ्टर प्रेपोजिशन जेरंड इज यूज्ड. प्रेपोजिशन के बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं. क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अब हेडिंग बनाओ, यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन. यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन. ऑन, अबव, ओवर. ऑन, अबव, ओवर, तीन शब्द है. ऑन, अबव, ओवर, तीन शब्द है. ऑन, अबव, ओवर. ठीक है. जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, जैसे वस्तु है मान लो, और ऊपर इसके ऊपर वस्तु रखा गया, तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और वस्तु से टच हो रहा हो, क्या हो रहा है? टच. तो ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग करना. अपनी भाषा में चाहो तो लिखो, न तो यहां से काम चलाओ. जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और उस वस्तु को छू रहा हो, चिपक गया हो, तो क्या प्रयोग करना? ऑन का. जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, ऊपर से चिपका हुआ हो, सटा हुआ हो, तो ऑन का प्रयोग करना. क्या प्रयोग करना? ऑन का. ठीक है. दूसरा प्रयोग, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, ऊपर तो हो लेकिन हवा में तैर रहा हो, चिपका नहीं है अभी, तो इसके साथ अबव का प्रयोग करना. क्लियर? जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, यहां पे देखो सीधा चिपक गया है, टच हो गया है, ऑन लगा दिया. यहां पे देखो हवा में तैर रहा है, अबव लगा दिया. जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, देखो ऊपर है, लेकिन उस वस्तु को बिल्कुल घेर लिया चारों तरफ से, कम से कम दो दिशाओं से घेर लिया, अधिक से पूरे घेर लिया, तो इसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं. ओवर, ओवर नहीं जी, ये तीनों का हिंदी होता है पर या ऊपर. जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, लेकिन उस वस्तु को कम से कम दो दिशाओं से घेर लिया है, कम से कम दो, अधिक से अधिक पूरा घेर लिया हो, तो हम क्या लगाएंगे वहां? ओवर. अपनी भाषा में लिख लिया, फोटो समझ में आया? फिर सुन लो. जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, टच हो रहा हो, जब कोई वस्तु के ऊपर वस्तु हो, टच नहीं हो, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और हवा में तैर रहा हो, चाहे ना तैर रहा हो, छू रहा हो चाहे ना छू रहा हो, दो दिशाओं से घेर लिया हो, कम से कम, अधिक से अधिक पूरा घेर लिया हो, क्या लगाएंगे? ओवर. समझ में आया मुद्दा? ठीक है. अब यहीं पे व्यवहारिक ज्ञान सुन लो. ये टेबल है मान लो, इस टेबल पर किताब है, तो क्या लगाएंगे? ये फैन लटका है तुम्हारे सर पे, देखो तो फैन लटका है तुम्हारे सर पे, ऐसे घूम रहा है, नहीं ना जी, फैन ऊपर से घूम रहा है, तो क्या लगेगा? इस छत के नीचे बैठे हो, तो छत तुम्हारे सर के ऊपर है, छत गिरावट है कि नहीं, क्या लगेगा? समझ में आया मुद्दा? एग्जाम्पल लिखो 50. जैसे बोलूंगा वैसे ही लिखना. लिखो देयर इज अ कैप. देयर इज अ कैप. देयर इज अ कैप. फोन को पॉकेट में डाल लो बेटा, है ना? फोन एक आवश्यक बुराई है. क्या देख? अच्छा तो स्पेलिंग उसमें है. अच्छा क्लास नोट सर, देखो देखो लिखो देयर इज अ कैप. देखो देखो बिल्कुल. जब अच्छी चीज के लिए फोन है क्या? फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, समटाइम्स यूजफुल एंड समटाइम्स हार्मफुल.
डिवाइस है, कभी यूजफुल भी, कभी हानिकारक भी है। अगर मान लो पढ़ाई के साथ कहीं फोटो वोटो देख रहा हो तो हानिकारक हो गया, तो हानिकारक हो गया। अगर पढ़ाई का यूज कर रहे हैं तो यूजफुल हो गया। इससे बढ़िया डिवाइस कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, यूजर पर डिपेंड करता है। तो लड़का बहुत भोला है, अच्छा है। लिखो, देयर इज अ कैप, देयर इज अ कैप डॉट डॉट हिज हेड, देयर इज अ कैप डॉट डॉट हिज हेड। अब बोलना नहीं है, देयर इज अ कैप डॉट डॉट हिज हेड। दूसरा लिखो, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग, द कूली COOLIE, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग डॉट डॉट हिज हेड, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग डॉट डॉट हिज हेड। द फैन इज डॉट डॉट अस, द फैन इज डॉट डॉट अस। देयर इज अ ब्रीज, देयर इज अ ब्रीज BRIDG, देयर इज अ ब्रीज डॉट डॉट द गंगा, देयर इज अ ब्रीज डॉट डॉट द गंगा। नेक्स्ट, द रूफ इज, द रूफ इज डॉट डॉट योर हेड, द रूफ इज डॉट डॉट योर हेड HEAD, द रूफ इज डॉट डॉट योर हेड। कितने हो गए? हाथ उठाओ। हाथ क्या उठाना है? फर्स्ट में क्या लगाओगे? फर्स्ट है देयर इज अ कैप डॉट डॉट हिज हेड। कितने लोग ऑन लगाओगे? कितने लोग अब लगाओगे? अब कितने लोग ओवर लगाओगे? ओवर में 3-4 लोग हैं। तो बताइए पहले अब वाले तुम उठाया था? नहीं, ओवर वाले बताइए, ओवर कैसे लगेगा? पूरा कवर है। अच्छी बताओ कि सर तुम्हारा धड़ से अलग है? जैसे इतना बड़ा टेबल है तो इतने बड़े टेबल में हमें ये वाला किताब रख दिए, तो एक पार्ट में रखा, घेर तो नहीं लिया इसको, टेबल पर ही ना है जी, तो पूरे पार्ट को ना टेबल कहते हैं। तो इस सर पूरा शरीर को ना शरीर कहते हो। अब इस पार्ट को ढक लिया तो हो जाएगा ओवर, इस पार्ट को ढक लिया। हेड क्या है? शरीर का पार्ट, पूरे शरीर का ना पार्ट है। अरे किसी को बोले, किसी को ढक लिया तो हेड पूरे शरीर का ना पार्ट है ही, तो पूरे शरीर को घेर लिया। अरे एक अंग को ना घेरा है, अब टेबल के एक अंग को ना घेरा इसने, समझ आया? हाँ, अगर सर धड़ से अलग हो जाता और तब इसको घेर लेता तो लगाते ओवर, समझ आया? क्या होता? पूरा बॉडी की ओर चादर है, अगर कैप के बदले चादर हो जाता, कंबल हो जाता, रजाई हो जाता, और हो जाता। फिर समझ आया? क्या बोलो, ऑन आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया मुद्दा? इसलिए एग्जाम्पल दिया हूं। पढ़ने के बावजूद बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए एग्जाम्पल के साथ काम करो, बेसिक एग्जाम्पल। दूसरा बोलो, देयर इज अ, द कूली वाज कैरिंग ऑन इज इट, ओवर इज इट। अब लोग सोचेगा कि सर पे रखा, इधर आ गया, इधर आ गया, बैग टांग लिया, लेकिन गिरावट नहीं है, टच है, तो क्या लगेगा? ऑन। समझा? अगला बोलो, द फैन इज, कितने बच्चों ने ओवर लगाया? अच्छा ये बताओ कि फैन से घिरे हुए हो कि लटका हुआ है? देखो तो, अरे पंखा लटका नहीं है जी, तो अब ना आएगा। इसीलिए प्रीपोजिशन को टफ मानते हैं कि पढ़ा देगा लाख, लेकिन बच्चा गलती करेगा ही करेगा। इतना सिखाया हूं फिर भी गलती कर रहे हो, आएगा ना? अब द फैन इज, अब बस अगला क्या है बोलो जल्दी फटाफट। देयर इज अ ब्रीज,
बोलो ओवर ओवर क्या अबव। अब ब्रिज कैसा होता है भाई, जैसे मान लो ये नदी है, यहाँ पुल का पिलर है, ऐसे घेर लिया, बोलो दो साइड से घेरा कि नहीं घेरा, तो क्या आ जाएगा ओवर। ओवर लगाओ, द ब्रिज इज ओवर द गंगा। नेक्स्ट बोलो, द रूफ इज ओवर योर हेड, गिरावट है कि नहीं है, ओवर योर हेड। नेक्स्ट बोलो, समझ में आ गया मुद्दा। हेडिंग बनाओ ऑन, लिखो ऑन, हेडिंग बना लो, लिखो ऑन इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। ऑन इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। ऑन का प्रयोग पर्टिकुलर फ्रेज के साथ करते हैं। ऑन इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। कहाँ पे आवाज कम जा रहा है, तो धीरे बोलूंगा तो कम ही जाएगा। ऑन इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। ऑन का प्रयोग पर्टिकुलर फ्रेज के साथ करते हैं। ऑन इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। ऑन का प्रयोग हम पर्टिकुलर फ्रेज के साथ करते हैं। ऑन इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। ऑन का प्रयोग हम पर्टिकुलर फ्रेज के साथ करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, ऑन अ ट्रिप। ऑन अ ट्रिप, TRIP, ऑन अ ट्रिप, ये सब याद करना पड़ेगा। ऑन अ जर्नी, JOURNEY, ऑन अ जर्नी। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। ऑन ड्यूटी, ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल से सीपीओ में पूछा था क्वेश्चन, वहां दे दिया था इन द वॉल, ही इज हैंगिंग ए पिक्चर इन द वॉल। लड़का दिमाग नहीं काम किया, इन द वॉल, तो क्या होगा ऑन द वॉल, फ्रेज हो गया है। लिखो ऑन लीव, LEAVE, छुट्टी पर, ऑन लीव। ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन टेलीविजन, ETC, ETC। हेडिंग बनाओ अबव, अबव। हाँ तो पता ही तुमको है, टेलीविजन देखते तो नहीं लगाते, ये आर्टिकल में पढ़ा दिया था। ये सब याद कर लो, ये सब फिक्स हो गया। कुछ चीज़ को बिल्कुल दिमाग में फिट रखते हैं, है ना। टीवी देखते हैं तो डर नहीं लगा, आर्टिकल नहीं लगा तो पढ़ा होगा ना सब चीज़। तो ये आज की चीज़ थोड़े है। हेडिंग बनाओ अबव, अबव, ABOV, अबव। लिखो अबव का प्रयोग हिंदी में लिख लो, अबव का प्रयोग से ऊपर, अबव का प्रयोग से ऊपर, अबव का प्रयोग से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। अबव का प्रयोग से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक, अबव का प्रयोग से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। अबव का प्रयोग से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। अबव का प्रयोग से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, हिज इनकम इज above 20,000 a month. His income is 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 above 20,000 a month. Next, the aeroplane is flying above the cloud. The aeroplane is flying above the cloud. The aeroplane is flying above the cloud. The aeroplane is flying above the cloud.
द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। तो संख्या में ज्यादा या अधिक, एक और एग्जाम्पल लिख लो, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। 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 बोलो कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखो ओवर। ये सब एक्स्ट्रा दे रहा हूं फोटो के अलावा। देखिए ओवर का प्रयोग, ओवर का प्रयोग एज, AGE एज। ओवर का प्रयोग एज कॉमा टेम्परेचर का मेजरमेंट। ओवर का प्रयोग एज, AGE एज कॉमा टेम्परेचर का मेजरमेंट। टेम्परेचर का मेजरमेंट, एज कॉमा टेम्परेचर का मेजरमेंट कॉमा किसी प्लेस के आसपास, किसी प्लेस के आसपास कॉमा किसी वस्तु को ढकने के लिए, किसी वस्तु को ढकने के लिए कॉमा के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर कॉमा समूचा, समूचा तथा, समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम, तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। ओवर का प्रयोग एज, टेम्परेचर का मेजरमेंट, किसी प्लेस के आसपास, किसी वस्तु को ढकने के लिए, के ऊपर, समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। समूचा मतलब पूरा। अब जितना वर्ड बोला सबका एक एक एग्जाम्पल चाहिए। तो पहला वर्ड कहा एज, एग्जाम्पल लिखो, ही इज ओवर 35। ही इज ओवर 35। ही इज ओवर 35, 35 के ऊपर क्या है? दूसरा, द टेम्परेचर इज ओवर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज अबव 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, it is cold over here. The temperature is over 35 degree Celsius. Next लिखो, it is cold over here. It is cold over here. It is cold over here. यहाँ ओवर मतलब आसपास। It is cold over here. यहाँ आसपास में ठंडक है। It is cold over here. एक और लिखो, there is an umbrella over his head. 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 The class is over at 6 p.m. The class is over at 6 p.m. The class is over at 6 p.m. एक और लिख लो, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ। बोलो ऑन द टेबल की ओवर द टेबल? ओवर द टेबल। स्प्रेड नहीं है जी, फैलाओ। तो फैलाओगे पूरे में ना, समूचे में ना। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। कोई दिक्कत? ओवर फिर से लिखो, डैश दो।
ओवर लिखो, डैश दो, लिखो ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर का प्रयोग जरूरत से ज्यादा के अर्थ में करते हैं। ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर का प्रयोग करते हैं हम जरूरत से ज्यादा के अर्थ में। जैसे ओवर ईटिंग। हमारे गांव में एक आदमी था, शर्त लगा लिया खाने का। चूड़ा समझते हो? चूड़ा धान का जो कुटते हैं चूड़ा बन जाता है, तो पोहा। तो गांव में लोग गमछा लेता है और ठोंगा बना के उसमें चूड़ा और मीठा ले लिया, ऐसे फांकता रहता, खाता रहता है। तो उसने कहा कि मैं 2 किलो चूड़ा खा जाऊंगा ऐसे ही दूध के साथ। बोला खाओ, खा गया। उसको बोला 10-20 रोटी खा जाऊंगा, खा गया। शर्त लगी थी 500 का। अब 500 में इतना चीज़ खा लिया। अब ऊपर बोला कि तेरे घर जितना दूध है सब पी जाऊंगा। 4-5 किलो दूध था, सब पी गया। अब पी गया तो चूड़ा फूलेगा ना, वो पेट में फूलना शुरू हुआ। हॉस्पिटल जाते तो पेटे फट गया सीधा, बचेगा। अब 500 रुपया उसकी आत्मा लेने आएगा, फिर तो मर गया। तो ओवर, इसको क्या बोलते हैं? ओवर ईटिंग। आवश्यकता से तो ये लिखवाया ना आपको कि ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। तो मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो? जरूरत से ज्यादा। तो जरूरत से ज्यादा जहां बोलना बोल दो ओवर, लिख लो ओवर ईटिंग, ओवर वाइज, ओवर बिजी, ओवर केयरफुल, ओवर क्राउड। ओवर ईटिंग का हिंदी क्या हुआ? ज्यादा खाना खाता है। ओवर वाइज, ओवर वाइज नहीं बोल तो ओवर स्मार्ट बन रहा है। ओवर स्मार्ट, ओवर बिजी, ओवर वाइज, etc। अगला वर्ड है बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। इस सब का मतलब होता है नीचे। बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, 4 वर्ड। बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। समझिए चारों को बढ़िया से। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझा। जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, अभी तक देखा था आपने ऊपर, अब देखेंगे नीचे। जब कोई वस्तु के नीचे है कि नहीं, देखो नीचे कोई वस्तु हो, चिपका हो चाहे नहीं चिपका हो, इसके लिए बिलो का प्रयोग करना। इसका मतलब है कि बिलो अब का उल्टा हो गया। बिलो किसका उल्टा हो गया? अब का। अब का मतलब ऊपर था, ये नीचे हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो तो बिलो का प्रयोग करते हैं। सट गया तो ठीक, ना सटा तो कोई बात नहीं। जैसे हम लोग पंखे के नीचे हैं, बिलो। पंखा मेरे ऊपर है, अब तो अब का उल्टा, बिलो का उल्टा। समझ में आया? अब अंडर और बीनीथ दोनों सेम है। जहां अंडर होगा वहां बीनीथ होगा। कैसे सर? तो जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो और इस वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेर लिया हो, कम से कम 2 दिशाओं से, अधिक से अधिक पूरा घेर ले, कोई टेंशन नहीं, अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडरनीथ कहाँ होता है भाई? तो जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो लेकिन उस वस्तु में लेयर की तरह काम कर रहा हो। जैसे मान लो ये वस्तु है, अब इसको लेयर की तरह काम कर रहा हो, लेयर। लेयर की तरह काम कर रहा हो तो उसके लिए हम अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, घिरा हो चाहे घिरा ना हो, सिर्फ नीचे हो, बिलो, गिरावट नहीं होगा। जब कोई वस्तु के नीचे हो लेकिन उस वस्तु को कम से कम 2 साइड से
घेर रखा हो, अंडर। जब कोई वस्तु के नीचे वस्तु हो, लेयर की तरह काम कर रहा हो, तो अंडरनीथ का उपयोग करते हैं। जैसे देखो कोट पहना हूं, अंदर से शर्ट है कि नहीं, तो स्किन में और कोट के बीच में क्या लेयर है कि नहीं, तो लेयर की तरह काम कर रहा है, देखो लेयर की तरह, तो इसको हम अंडरनीथ बोलेंगे। पंखे के नीचे बैठे हैं, बिलो बोलेंगे। छत के नीचे बैठे हैं, अंडर बोलेंगे। समझा? ये छत से क्या हम लोग घिरे हुए हैं, बिलो में बस नीचे हैं, अंडरनीथ में लेयर बना हुआ है, चेहरा के पीछे चेहरा छुपा हुआ है, अंडरनीथ। एग्जाम्पल लिखो, किसका हिंदी बोलूं? जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, बिलो। जब कोई वस्तु के नीचे हो, ये कम से कम दो साइड से घिरे हो, अंडर। वस्तु के नीचे हो लेकिन दो दिशाओं से घेर रखा हो, अंडर। और अंडरनीथ वस्तु के नीचे हो और लेयर की तरह काम करता हो, लेयर की तरह काम करता हो, अंडरनीथ। हाँ, बीनीथ दरअसल पुराना है, अंडर प्रयोग होता ज्यादा, बीनीथ का प्रयोग अब नहीं होता। अंडर और अंडरनीथ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे छत का नीचे वाला भाग हम यूज कर रहे हैं, जो ऊपर है वो समझता होगा मेरा है, लेकिन बीच में क्या लेयर है। नीचे हम समझते हैं कि मेरा है, वो समझता होगा मेरा है, लेकिन दोनों क्या, ना हम इसको अलग कर सकते ना वो उसको अलग कर सकता। तो बीच में हाथ के ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, तो लेयर की तरह है कि नहीं है? एग्जाम्पल लिखो फटाफट। दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो पॉवर्टी लाइन से कहाँ है? नीचे है। दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। वी आर बिलो द फैन, वी आर बिलो द फैन। हम लोग पंखे के नीचे हैं। वी आर अंडर द फैन कि बिलो द फैन? बिलो द फैन। He is wearing a shirt underneath his coat. He is wearing a shirt, wearing, W-E-A-R-I-N-G. He is wearing a shirt underneath his coat. 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 यानी कोट के नीचे क्या पहना हुआ है? शर्ट। तो he is wearing a shirt underneath his coat. एक और लिखो, the cat is sleeping under the chair. The cat is sleeping under the chair. एक और लिख लो, you are studying English under the guidance of धर्मेंद्र sir. Under the chair. अंडर तुम कहीं भी लगा सकते हो भाई। जैसे मान लो we are sitting under the tree. जैसे मान लो ट्री है, देखो गौर से, ये ट्री है, यहां तुम बैठे हो, तो भाई पेड़ के नीचे तुम बैठे क्यों हो? छाया होगा, तो छाया से गिर गया कि नहीं गिर गया तुम? गिरावट मतलब ये नहीं, काल्पनिक भी हो सकता है, वहां भी तुम अंडर लगाओगे, अंडर द ट्री होता है। अब मान लो एग्जाम पूछ दिया, वी आर सिटिंग इन द ट्री, वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, तो कहाँ बैठे हम लोग? अंडर ट्री। क्यों भाई? अंडर का मतलब गिरावट में बैठे हैं। समझ पाए? तो वी आर सिटिंग अंडर द ट्री। यू आर स्टडिंग इंग्लिश अंडर द गाइडलाइंस ऑफ धर्मेंद्र सर। अंडर में हो, मेरे अंडर में काम कर रहे हो, तो अंडर द गाइडलाइंस, अंडर गाइडेंस। अंडर प्रेशर नहीं बोलते, अंडर प्रेशर हो गया, तो प्रेशर से घिर गए तो जहां भी अंडर का प्रयोग करते हैं इसका मतलब काल्पनिक रूप से गिरावट हो जाता है। एक जरूरी थोड़ा कि बाउंड्री होगा। समझ बात? तो बोलो, कोई दिक्कत इसमें? देखो ऑटो फोटो बना के दिमाग में डाल दे रहा हूं, समझ गया? तो इसको प्रैक्टिस करना, सब समझ में आ जाएगा। बोलो हैं? हाँ, तो अंडर आएगा, चाहे बिलो आएगा, मतलब घिरा हुआ हो।
जिसे छत में चिपक गया हो तो अंडर आएगा। हाँ, और चिपका हो मतलब सटा हुआ हो, लेयर है, तब तो अंडर नहीं था जाएगा। देखो ये हो गया चेयर, यहाँ कैट हो गई तो गिर नहीं गई तो अंडर होगा। अब चेयर हो चाहे बेड हो अंडर आ जाएगा। कहीं भी अंडर लगा दो। बिलो कहाँ लगाएंगे? बिलो में घिरावट हटा दो, घिरावट, पंखा। यहां तुम बैठे हो, कहाँ गिरा है? तो वहां जगह बिलो। बिलो मतलब गिरावट नहीं, अंडर गिरावट। जैसे तुमको बोलना है सुंदरता से थोड़ा कम है तो बिलो एवरेज इन ब्यूटी, बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे घिरा हुआ है तो बिलो पॉवर्टी लाइन। तुमको बोलना है कि सुंदरता से थोड़ा सा कम है तो सी इज बिलो एवरेज इन ब्यूटी, वी आर बिलो द फैन। लेकिन तुम बेड के नीचे छुप गए क्यों? देखते ऊपर क्या होता है। तो बेड में छुप गए तो क्या हो जाएगा? ही इज हाइडिंग अंडर द बेड। पेड़ की छाया में बैठ गए तो छाया में बैठ गए तो छाया से घिर गए ना भाई। तो ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। समझ में आया? तो अंडर का मतलब घिरावट। अंडर हो गया ओवर का उल्टा। अंडर हो गया छत मेरे ऊपर है, क्या लगेगा? ओवर। हम छत के नीचे है, क्या लगेगा? अंडर। कोई दिक्कत? आगे चलो। राउंड अराउंड अलोंग, राउंड अराउंड अलोंग। ये देखो पार्क है जी, क्या है? पार्क है। पार्क के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पार्क के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कुछ नल्ला बैठा है, नल्ली बैठी है, देख रहे हो? उसके किनारे किनारे एक रोड बना हुआ है। एक लड़का है जो सीपीओ की तैयारी करता है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है, सीपीओ। ये देखो लड़का ऐसा दिखता है। अब बताओ इस लड़के में गति हुआ कि नहीं होगा? होगा ना, मोशन। ये लड़का मोशन में है। किस में है जी? तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाता हो मोशन के साथ तो उसके साथ राउंड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? अब देखो ये पेड़ पौधे मोशन की मोशनलेस, ये नल्ला मोशनलेस, पेड़ पौधे मोशनलेस। मोशनलेस हो लेकिन है कहां? रोड किनारे, पार्क किनारे, गोलाई में है तो उसके लिए अराउंड। अराउंड। ये देखो जीटीबी नगर, बतरा, ये बतरा, ये जीटीबी नगर। रोड सीधा गया, पेड़ पौधा लगा हुआ है, कोई लड़का दौड़ रहा है, गति में है, मोशनलेस है, यानी मोशन में है। मोशनलेस हो प्लस मोशनलेस, इन दोनों के साथ अलोंग लगाना। कब? जब रोड किनारे हो, यानी रोड कहीं वापस लौटता है जी। गोलाई हमेशा वापस लौटता है, ये जहां से चलेगा वहीं लौट के आएगा। लेकिन यहां से तुम चलोगे वापस यहाँ होगे नदी किनारा, चाहे नदी तिरछा ही क्यों ना हो, कहीं वापस लौटता है क्या? नहीं लौटता। इसलिए क्या लगाएंगे? अलोंग। तालाब, पौंड। पौंड क्या होता है? जहां से चलेगा वहीं फिर वापस आ जाएगा। क्या आ जाएंगे? राउंड चाहे अराउंड, निर्भर कर क्या कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो नदी किनारा और तालाब किनारा अंतर हुआ कि नहीं हुआ? रोड किनारा अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबका हिंदी क्या होता है? किनारे किनारे। बनाया फोटो? एग्जाम्पल लिखो तो बनाओ जल्दी फटाफट। कर क्या रहे हो? हाँ, तो देखोगे नल्ला तो कहाँ से चलेगा? तुम लोग एक्टिव बनो, नल्ला देख के नल्ला मत जाओ। अब इसके बाद भी अंग्रेजी नहीं सीखे तो कहाँ सीखे बताओ? तुम लोगों से कोई आंख मिला लेगा मार्केट में?
फोटो जरूर बनाइए, फोटो से दिमाग खुलता है। अराउंड, यहाँ पे अलोंग लगाना, गोलाई गोलाई ना हो और किनारे किनारे बोलना हो। अलोंग, रोड किनारे अलोंग, मैं रोड किनारे टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग अलोंग दी रोड। रोड किनारे पेड़ लगे अलोंग दी रोड। क्या डाउट है, किसको डाउट है, बोलो, पूछो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो। पेड़ में पत्ते ना हो, पेड़ में पत्ते का तो उन्हें पढ़ाया ही नहीं कुछ। अगर छाया नहीं होगा तो पेड़ के नीचे क्यों बैठेगा? Why you are sitting under the tree? If there is no shadow, then why do you want to sit under the tree? Always you should use under the tree, not in the tree. पेड़ के पत्ते हो ना हो इससे क्या मतलब? There is no use what you are going to say. पत्ते से क्या मतलब है? पत्ते हो चाहे ना हो, if there is no leaves in the tree, then why do you want to sit under the tree? लीव से क्या मतलब है? पत्ते हो चाहे ना हो से क्या मतलब? अंडर द ट्री होगा, क्योंकि why you are going to sit under the tree? तुम बैठने गए क्यों हो वहां पे? आपने कहावत नहीं पढ़ी है जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर था। तो पेड़ के नीचे तुम क्यों बैठोगे? वाई डू यू वांट टू सीट अंडर द ट्री? यू शुड ऑलवेज यूज अंडर द ट्री, नेवर यूज इन द ट्री। अंडरस्टैंड? उतार लिया इसको, एग्जाम्पल लिखो। लास्ट वाला है बेटा अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। चित्र के साथ है कि जीटीवी बत्रा सिनेमा हॉल है, मुखर्जी नगर है, ये जीटीवी नगर है। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू गो अलोंग द रोड। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। सपोज दैट यू वांट टू से मैं रोड किनारे टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। तुम कहना चाहते हो रोड किनारे पेड़ लगे हुए हैं, देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। कैसा किनारा? रोड का किनारा, है ना, जहां से तुम वापिस ना लौट पाओ। वेयर देयर इज नो ऑप्शन टू कम बैक, इन दैट केस यू शुड यूज अलोंग। एंड यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर और एंड फ्रॉम हेयर, इन दैट केस यू शुड यूज राउंड और अराउंड। इसको सर्कल की बात करो तो राउंड या राउंड का प्रयोग करो, बट जहां से चलो वहां वापस ना आ सको उसमें अलोंग का प्रयोग करो। एग्जाम्पल लिखो 50 बराबर लिखो। ममता वॉज वॉकिंग, ममता वॉज वॉकिंग, ममता वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। 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 कोई दिक्कत है? आगे लिखो। दे वेर गोइंग, दे वेर गोइंग डॉट डॉट द रिवर बैंक। दे वेर गोइंग डॉट डॉट द रिवर बैंक। दे वेर गोइंग, they were going, they were going G-O-I-N-G डॉट डॉट द रिवर बैंक। क्या लगाऊं? राउंड या राउंड या अलोंग?
अलोंग लगेगा, क्योंकि नदी का किनारा रिवर बैंक है, तो नदी किनारे में क्या आएगा? अलोंग नहीं आएगा जी, क्योंकि नदी कभी वापस नहीं आती। आगे लिखो, दे वर सिटिंग, दे वर सिटिंग, दे वर सिटिंग, वे लोग बैठे थे। बोलो राउंड द गार्डन की अराउंड द गार्डन? दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन। नेक्स्ट लिखो, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन की अराउंड द सन? राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। बोलो कोई दिक्कत समझ पा रहे हो ना? आगे चलो, अगला वर्ड है अप, अपॉन। अगला वर्ड है बच्चे अप, अपॉन, डाउन, अप्स, डाउन्स। अप, अपॉन, डाउन, अप्स, डाउन्स। ठीक है, अभी देखो माउंटेन है, समझो आराम से, फोटो साथ बनाते रहो। भारत में ऐसा कोई माउंटेन नहीं है बाबू जहाँ एक मंदिर ना हो। माउंटेन है, एक नल्ला साधु यहाँ पड़ा हुआ है, देखा ऊपर कोई मामला फिट नहीं हो रहा है, वो नीचे लौटना चाहता है, तो बताओ इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा मोशन। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आए, कहाँ से नीचे? ऊपर से नीचे आए गति के साथ, क्या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे गति के साथ आए तो डाउन का प्रयोग करना। एक साधु यहाँ पड़ा हुआ नल्ला, ये चाहता है हम ऊपर जाए, देखे ऊपर क्या हो रहा है, तो नीचे से ऊपर, तो इसके लिए अप का प्रयोग करना। ध्यान रहे मोशन दोनों में जरूरी है। मोशन कहाँ है जी? नीचे से ऊपर, क्या लगाओगे? अप। मोशन कहाँ है? ऊपर से नीचे। लिख लेना तुम लोग हिंदी लिख लेना भाई, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते रहो। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? ऊपर से नीचे क्या लगाओगे? नीचे से ऊपर क्या लगाओगे? तो अप और डाउन हुआ क्लियर। अब अपॉन क्या कहता है भाई, ये समझो। अपॉन कहता है जैसे मान लो कि ये एक डियर है, क्या है ये? डियर। ये देख लो शेर है, एक डियर और एक शेर है। कल्पना कर लो, फोटो उतना थोड़ी बनेगा। अब डियर शेर है, तो जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता हो, जैसे तुम्हें जंप करना है तो तुम खड़े खड़े जंप कर सकते हो, तुम्हें झुकना पड़ेगा ऐसे। तो हर चीज, मंकी को देख लो, कैट को देख लो, कहीं भी जंप करता तो ऐसे झुकता होगा वो, या शेर को किसी पर अटैक करना तो ऐसे जंप करता है। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, तो नीचे से उठेगा ऊपर जाएगा तो अप हो गया, और दूसरे वस्तु पर रखा जाए तो ऑन हो गया। तो जब कोई वस्तु, चाहो तो हिंदी में लिख लो एक लाइन, इसके लिए लिख लो, अपॉन में लिख लो, अपॉन में, कि जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ, नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है, तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है, तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है, तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं।
जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बच्चा अप्स एंड डाउन्स, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? फोटो समझ में आया तो ठीक, ना तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं अप्स एंड डाउन्स क्या है भाई। तो ये देखो रामदेव जी हैं, आंखों से पहचान लो। तो रामदेव जी करते क्या हैं? सुबह जगते हैं, बोलते हैं ऊपर, फिर तुरंत कहते हैं नीचे। ऊपर आओ तो अप्स, नीचे जाओ तो एंड लगा दो तो हो गया फ्रेज। उतार चढ़ाओ, उतार चढ़ाओ, तो उतार चढ़ाओ अप्स एंड डाउन्स। तो ए अकेले नहीं आता, अप्स आएगा तो डाउन्स आएगा ही आएगा। तो अप्स एंड डाउन्स साथ साथ आते हैं, अप्स एंड डाउन्स साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। अप्स एंड डाउन्स साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। फटाफट एग्जाम्पल लिखो। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव। पहले एग्जाम्पल इसी का लिख लो। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स, देयर आर मेनी ups and downs in our lives. There are many ups and downs in our lives. There are many ups and downs in our lives. यानी हम लोगों की जिंदगियां में बहुत ही ups and downs. There are many ups and downs in our lives. आगे लिख लो। The dog jumped upon the table. The dog jumped upon the table. The dog jumped upon the table. He went up the hill. He went up the hill. वो नीचे से पहाड़ी के ऊपर गया। He went up the hill. He went up the hill मतलब पहाड़ी। He went up the hill. He ran down the hill. पहाड़ी से नीचे दौड़ा। He ran, ran मतलब दौड़ा। He ran down the hill, पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ा। He ran down the hill, ran down the hill, went up the hill। क्योंकि नीचे तो दौड़ सकता है लेकिन ऊपर तो जाएगा धीरे धीरे। He ran down the hill। बोलो आप अपॉन हुआ कि लड़के नहीं हुआ? अगला वर्ड है इन, इनटू, इनसाइड। ये सबका हिंदी होता है में, अंदर, भीतर। हाँ एक बार की बात है, फ्रेज हो गया। फ्रेज है PHRAC। हाँ इन, इनटू, इनसाइड, में, अंदर, भीतर। बराबर देखो, ये आपका घर है। क्या है जी? घर। ये घर है तुम्हारा। ये देखो तुम्हारी तस्वीर। ये तुमने DSL का बैग लगाया। DSL का बैग, अब तो बैग ऐसा लगता है। बैग लग गया DSL का। अब ये जहां तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा क्लासरूम है। ये छोटा सा पतला सा ऑफिस। अब यहाँ से उछलते हुए आ रहे हो, जा रहे अंग्रेजी पढ़ने, नाचते हुए आ रहे हैं। देखो सीधा क्लास में प्रवेश कर गया। अब क्लास में प्रवेश कर गया तो विचार करो कि ये एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, बाहर अब खुले हुए हैं। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी सीमा रेखा में प्रवेश करता है तो उसमें एटमॉस्फेरिक चेंज होते हैं, आपके फेज चेंज हो जाते हैं। कैसे भाई? जैसे मान लो एक कल्पना करो कि आप घर में हैं, शादीशुदा हैं, पत्नी है, 2-4 बच्चे हैं, एक माता है, एक पिता है। कल्पना करो ऑफिस में मित्रों के साथ बाहर, ऑफिस नहीं, घर से बाहर निकले शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे लौट रहे हो। दिमाग में कल्पना कर लिए, चूंकि दोस्तों के साथ चाह चुहा के लौट रहे थे,
तो आपने कल्पना किया होगा कि घर में 10 बज गए हों, पापा तो छत पे सो ही गए होंगे, मम्मी भी लगभग सो ही गई होगी, पत्नी मेरे बाहर जगी होगी, 2-4 बच्चे टीवी से भी देख रहे होंगे, जगे होंगे। आप यही सोचते हुए आ रहे होंगे कि कोई टेंशन की बात नहीं है। गेट आपने नॉक किया, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बच्चा खोलेगा। तो गेट नॉक किया, पापा गेट खोल दिए। अब मुंह चाहा हुआ पूरा है, मुंह से बदबू निकलेगा। पापा गेट खोल दिए तो अंदर से क्या कहोगे? जी ऐसे ही चले गए थे। मतलब बच के निकलना चाहोगे तो वहां पे आपका फेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपने बनाया फेस या ऑटोमेटिक बना? ऑटोमेटिक। गेट मम्मी खोल दी, अरे मम्मी मित्र मिल गया था, जबरदस्ती पकड़ लिया। क्योंकि पता है कि मम्मी कुछ कर नहीं पाएगी थोड़ा सा, लेकिन बचना वो भी चाहोगे। पत्नी गेट खोली, अरे तुमको तो पता ही आजकल सब चाँप देता है जबरदस्ती। छोटा बच्चा गेट खोलने आया, कहां था इतनी देर से? जहां बस चले वही ना 2-4 लगाता। मतलब 5 बार हुआ तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक चेंज हुआ। इतने देर से पढ़ रहे हो, इतने देर से हजारों बार चेंज हो गया होगा, तो क्या आपने जानबूझ के किया? ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक होता क्या है? फेज चेंज होता है। और उसके साथ एक चीज होता है मोशन, यानी मोशन प्लस फेज चेंज हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? इनटू। जैसे कमरे में प्रवेश किया तो इनटू के साथ प्रवेश करेगा। अब कमरे में आके बैठ गया, बाउंड्री के भीतर है, मन कर रहा है दौड़ने का, दौड़ सकता है। सोने का मन कर रहा है, सो सकता है। तो इन सबके साथ इन का प्रयोग। जब बाउंड्री के भीतर है तो, और भीतर के भीतर है तो इन साइड का प्रयोग। जैसे मान लो एक कमरा है, एक कमरा और अंदर होता तो इन साइड होता, इसके भीतर कमरा होता इन साइड होता, क्योंकि इन तो पहले से है, साइड में बन गया फोटो। तो समझो गौर से, जब कोई वस्तु इनटू कहां लगाएंगे? जब किसी वस्तु के सीमा रेखा को तोड़ते हुए दूसरे सीमा रेखा में प्रवेश करते। कहां खोए महापुरुष, समझा इसको? जब कोई वस्तु के सीमा रेखा को तोड़ते हुए दूसरे सीमा रेखा प्रवेश करता हो तो क्या लगाएंगे? इनटू। एक ही वातावरण में सारा काम कर रहा हो, इन। और अंदर के अंदर एग्जाम्पल लिखो। The students are in the class, into the class, in the class लिखो। The students are in the class, the students are in the class, we are sitting in the class, we are sitting in the class, हम लोग क्लास में बैठे हैं। We are sitting in the class, we are playing in the class, we are running in the class, सब में इन लगेगा। He came, वह आया। He came in my room कि into my room? Into my room। क्यों भाई? क्योंकि वो बाहर से अंदर आ रहा है ना भाई। तो he came into my room। The frog fell, frog मतलब मेढक। The frog fell in the well कि into the well? Into the well। क्योंकि बाहर में मेढक है, कुएं में कूदा, वातावरण चेंज हो गया। The frog fell into the well। The frog fell, A-F-E-L-L, into the well, into the कुआं, W-E-L-L। pour the tea, P-O-U-R, pour मतलब डालना, उड़ेलना, P-O-U-R, pour the tea, pour the tea, pour मतलब डालना, pour the tea in the cup, into the cup, into the cup। समझ में आ रहा है? pour the tea into the cup। Ramlal is inside the hall, Ramlal is inside the hall, Ramlal is inside the hall। रामलाल कहाँ है जी? अंदर के अंदर है। रामलाल इज इनसाइड द हॉल, इनसाइड द हॉल। इनसाइड का मतलब क्या हुआ? अंदर के अंदर। बोलो कोई दिक्कत हुआ यहां तक? तो सीधा मिले हम लोग मंडे के दिन। थैंक यू वेरी मच। मंडे ट्यूसडे को क्लास समाप्त हो जाएगा।
वेडनेसडे से नया क्लास शुरू हो जाएगा टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।